अगर बता देता है तो फिर उसके साथी को भी अब ये दुनिया में पहुंचाना जरूरी था। उसके साथी ने पूछा, कुंदरम मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, कुछ मुझे तो बताओ। लेकिन कुंदरम बड़ा गहरा और होशियार शख्स था। कहने लगा, अभी वक्त नहीं आया, वक्त आने पर सब कुछ पहले तुम्हें बताऊंगा। आओ चलो वापस चलते हैं, ताड़ी का नशा टूट रहा है। मैंने अपने आप को घास में छुपा लिया और सर घास की जड़ों के साथ लगाकर बिल्कुल बेहिस हो गया। मुझे इंसानी कदमों की आवाज सुनाई दी जो मुझसे थोड़े ही फासले पर से पीछे बस्ती की जानिब चली गई। जब मुझे यकीन हो गया कि ये लोग जा चुके हैं तो मैं वहीं लेटे लेटे पीछे की तरफ घूम गया। अब मैं पिस्तौल अपने ही पास रखना चाहता था। चुनाचे मैं रेंग रेंग कर अपनी झोंपड़ी के अकब तक पहुंचा और फिर भागकर अंदर दाखिल हो गया। मैंने पिस्तौल को झोंपड़ी के गड्ढे में दोबारा छुपाकर ऊपर जमीन पर टाट डाल दिया। झोंपड़ी में अंधेरा था। उसके बांसों की शाखों वाला दरवाजा बंद था। मच्छर राग अलाप रहे थे। मैं सोच में पड़ गया। कुंदरम को अब जिंदा नहीं रहना चाहिए था, मगर उसके साथ ही गप्पा के दिन भी लगता था पूरे हो गए हैं। कुंदरम की लाश जब जंगल में मिलेगी तो गप्पा के दिल में ये शुबा जरूर उभरेगा कि उसे मैंने मारा है, क्योंकि कुंदरम उसे मेरे बारे में बता चुका है कि मैं कोई पुरस्कार आदमी हूँ और असली मराठा नहीं हूँ। फिर कुंदरम ने उसके आगे ये बात भी की थी कि वो मुझे यहूदी फौजियों के हवाले करने का इरादा रखता है। जाहिर है इन तमाम कवायफ पर गौर करने से गप्पा का मुझ पर शक पुख्ता हो जाएगा और फिर ऐन मुमकिन है कि वो इंतकाम लेने के लिए किसी यहूदी अफसर से जाकर मेरे बारे में बात कर दे कि ये मराठा नहीं है और कुंदरम को उस पर शुबा था। यहूदी फौजियों के लिए मुझे गिरफ्तार करने के लिए उतना ही काफी था। वो अपने जजीरे पर किसी मशकूक आदमी का वजूद भला कैसे गवारा कर सकते थे। सबसे पहले मैंने गप्पा को रास्ते से हटाने का फैसला किया। मैं उसे पिस्तौल की गोली से हलाक नहीं कर सकता था। पिस्तौल की गोली उसके जिस्म से बरामद हो सकती थी। मुझे गोली जाया करने की जरूरत भी नहीं थी। उसके लिए एक रस्सी का टुकड़ा ही काफी था। गप्पा और कुंदरम बस्ती के जुनूब में अलग अलग झोंपड़ियों में रहते थे और मुझे मालूम था कि वो रात को इकट्ठे बैठकर ताड़ी पीते हैं। उस रात तो मैं सो गया। सारा दिन बरसाम साहब के बंगले पर काम करता और गप्पा को रास्ते से हटाने के मंसूबे पर गौर करता रहा। मंसूबा बड़ा साफ था। मुझे गप्पा को किसी तरीके से अंधेरे में तालाब की तरफ ले जाना था और इस एहतियात के साथ कि उसे मेरे साथ जाते हुए कोई न देख सके। कुंदरम के बारे में मुझे पता था कि वो फौजी बैरक में सफाई का काम करता है और शाम ही को काम से छुट्टी करके बस्ती में चला जाता है। मैंने वक्त से पहले बस्ती आने की जरूरत महसूस न की। अपने वक्त पर अंधेरा हो जाने के बाद बस्ती में आ गया। रम्या और उसकी बीवी सुखमनी मेरे लिए खाना रखे इंतजार कर रही थी। रोज की तरह उन्होंने मुझे खाना दिया। संथा ने कोको बना कर दी और बेजारी से झोंपड़ी के अंदर चली गई। मैं कोको पीकर नींद का बहाना बनाकर अपनी झोंपड़ी में आ गया। अब मैं रात गहरी होने का इंतजार करने लगा। मुझे नींद बिल्कुल नहीं आ रही थी। मैंने सुबह ही से एक रस्सी का 2 गज का टुकड़ा झोंपड़ी के कोने में लाकर छुपा दिया। जब रात काफी गुजर गई और बस्ती के सब लोग सो गए तो मैंने रस्सी उठाकर अपनी कमर के गिर्द लपेटी और चुपके से झोंपड़ी से बाहर निकलकर दरख्तों में से होता हुआ बस्ती के जुनूब की तरफ चलने लगा। मैं फूंक फूंक कर कदम रख रहा था। एक छोटा सा चक्कर काट कर मैं गप्पा की झोंपड़ी के अकब में पहुंच गया। उसकी झोंपड़ी पर गहरी खामोशी तारी थी। मैं दबे कदमों चलता झोंपड़ी के दरवाजे की तरफ आ गया। झोंपड़ी के अंदर से गप्पा के हल्के हल्के खराटे लेने की आवाज आ रही थी। मैंने बड़ी एहतियात से बांस के दरवाजे को जरा सा खिसका कर परे किया और रेंगता हुआ झोंपड़ी में दाखिल हो गया। अंदर कोने में मिट्टी के तेल का छोटा सा लैंप झिलमिला रहा था और झोंपड़ी में मिट्टी के तेल के साथ ताड़ी की बदबू शामिल हो रही थी। गप्पा ताड़ी पीकर फर्श पर चादर ओढ़े बेसुध पड़ा था। मैं रेंगते रेंगते उसके मुंह के पास गया। वो गहरी नींद सो रहा था। मेरा टारगेट मेरे सामने था। मैंने रस्सी कमर से खोलकर उसका फंदा बनाकर हाथों में पकड़ा और गप्पा के सरहाने की तरफ जाकर उसे आहिस्ता से टहूका दिया। दूसरी तीसरी बार हिलाने से वो एकदम से हड़बड़ाकर उठ बैठा। मैं उसे सिर्फ बिठाना ही चाहता था। दूसरे ही लम्हे रस्सी का फंदा उसकी गर्दन में तंग से तंग होता जा रहा था। फिर गप्पा मर गया। मैंने उसकी लाश को उठाकर कांधे पर डाला और झोंपड़ी से निकलकर जंगल के तालाब की तरफ रवाना हो गया। तालाब भी अंधेरी रात में सुनसान था और वहां उल्लू बोल रहे थे। मैंने गप्पा की लाश को तालाब के किनारे एक जगह अंधेरे में रख दिया और तलाश करके एक बड़ा पत्थर उठाया। लाश को रस्सी की मदद से उस पत्थर के साथ बांधा और फिर बड़े आराम से उसे तालाब में डाल दिया। गुरुप की आवाज के साथ भारी पत्थर गप्पा की लाश को लेकर तालाब में गायब हो गया। एक दुश्मन बड़ी खुशउस्लूबी से मौत के घाट उतार दिया गया था। मैं खामोशी से जंगल में से गुजरता वापस अपनी झोंपड़ी में आकर लेट गया। दूसरे दिन गप्पा शाम तक नजर न आया तो बस्ती वालों ने उसकी तलाश शुरू कर दी। कुंदरम खास तौर पर उसके लिए बहुत फिक्रमंद था। रात को मैं काम खत्म करके वापस आया तो कुंदरम ताड़ी पीकर बस्ती के सब लोगों को गालियां बक रहा था। रम्या ने मुझे कहा कि मैं उस तरफ न जाऊं क्योंकि वो मुझे भी गालियां दे रहा है। मैंने कहा, दादा वो मुझे क्यों गालियां दे रहा है? मैंने उसका क्या बिगाड़ा है?
दादा बोला, बस मैंने तुम्हें बता दिया था फाड़ेकर, कुंदरम बड़ा बदमाश और बदकिरदार है। वो मेरी बच्ची की जिंदगी तबाह करना चाहता था, इसलिए वो मेरा और तुम्हारा भी दुश्मन बन गया है। मैंने उसे अपनी बच्ची का हाथ नहीं दिया इसलिए। मुझे कुंदरम की गालियां बकने की आवाजें साफ सुनाई दे रही थी। रम्या ने कहा, गप्पा कहीं गुम हो गया है तो इसमें बस्ती वालों का क्या कसूर? हो सकता है वो ताड़ी पीकर कहीं जंगल में बेहोश पड़ा हो। मैं मिस्कीन बना सर झुकाए कांसी की थाली में मोटे चावल खा रहा था जिनमें पतली मदरासी दाल मिली हुई थी। सुखमनी और संथा कुंदरम की गालियों की वजह से झोंपड़ी में चली गई थी। खाना खाने के बाद मैंने रम्या दादा को हाथ जोड़कर प्रणाम किया, उसके घुटने छुए और अपनी झोंपड़ी की तरफ चला गया। रम्या नारियल पी रहा था। बोला, तुम आराम करो बेटा, मैं उसे संभाल लूंगा, तुम्हें बाहर आने की कोई जरूरत नहीं। मैंने एक बार फिर वापस मुड़कर बड़ी आजिजी से दादा रम्या को हाथ जोड़कर राम राम किया और अपनी झोंपड़ी में आते ही चौकन्ना होकर बैठ गया। कुंदरम बिफरा हुआ था, उसे ताड़ी चढ़ गई थी और वो अब मेरा नाम लेकर मुझे गालियां दे रहा था। मैं अपनी झोंपड़ी में उससे निमटने के लिए पूरी तरह तैयार बैठा था। खतरा था तो यही कि कहीं वो गालियां देता नशे की तरंग में मेरी झोंपड़ी में ना जाए, फिर मैं उसे हलाक नहीं कर सकता था। लेकिन मेरी खुशकिस्मती और उसकी बदकिस्मती कि उसने ऐसा न किया और गालियां बत्ता बत्ता अपनी झोंपड़ी में जाकर पड़ गया। मैंने अपनी झोंपड़ी का मिट्टी के तेल का लैंप बुझा दिया, ये जाहिर करने के लिए कि मैं सो गया हूँ, मगर मैं जाग रहा था। जब हर तरफ मौत जैसा सन्नाटा तारी हो गया और मेरी घड़ी में रात ने 11 बजा दिए तो मैं अपनी झोंपड़ी से बाहर निकल आया। उस वक्त मेरे हाथ में सिर्फ एक रुमाल था। मैं कुंदरम की गर्दन और मुंह पर अपनी उंगलियों के निशान नहीं छोड़ना चाहता था। उसकी वजह यह थी कि 2 रातों के अंदर अंदर एक शख्स के गायब हो जाने और दूसरे के पुरस्कार तरीके से मर जाने के बायस वहां के यहूदियों को शक हो सकता था। मुमकिन था वो इस तरफ बिल्कुल तवज्जो न देते, क्योंकि एक शख्स ज्यादा ताड़ी पीने से भी मर सकता था। लेकिन अगर उनको शक पड़ गया तो वो लाश को अपनी मॉडर्न लेबोरेटरी में ले जाकर कुंदरम के चेहरे और गर्दन पर मेरी उंगलियों के निशानात ले सकते थे। जंगल पहली रात की तरह खामोश और तारीक था। बस्ती की लालटेन बुझ गई थी, सब गहरी नींद सो रहे थे। यहाँ तकरीबन सभी मर्द रात को ताड़ी जरूर पीते थे। उनका ख्याल था कि उससे उन्हें मच्छर नहीं काटते और उन्हें मलेरिया नहीं होता। मैं दबे दबे कदमों चलता कुंदरम की झोंपड़ी के करीब आकर रुक गया। झाड़ी की ओट में होकर इर्द गिर्द का गहरी निगाह से जायजा लिया। झोंपड़ी का दरवाजा थोड़ा सा खुला था। अंदर से कुंदरम के नशावर खर्राटों की आवाज आ रही थी। ये बड़ा आसान टारगेट था। मुझे उसे हलाक करते हुए शर्म महसूस हो रही थी, मगर ये मेरे मिशन का एक हिस्सा बन गया था। मैं झोंपड़ी की दीवार से लगा एक एक कदम एहतियात से उठाता दरवाजे की तरफ खिसकने लगा। बस मेरी सारी एहतियात सिर्फ इतनी थी कि बस्ती का कोई आदमी मुझे झोंपड़ी में दाखिल होते हुए न देख ले। एक बार झोंपड़ी में दाखिल होने के बाद मुझे किसी तरफ से कोई खतरा नहीं था। मैं झुक कर बैठ गया और बैठे बैठे झोंपड़ी के अंदर दाखिल हो गया। झोंपड़ी में अंधेरा था और ताड़ी की बदबू से फजा बोझल हो रही थी। कुंदरम फर्श पर ही पहलू के बल पड़ा था। उसकी गर्दन में रुमाल डालने की देर थी कि मेरे एक ही झटके ने उसका काम तमाम कर दिया। अगले रोज वो अपनी झोंपड़ी में मुर्दा पाया गया। सबने यही समझा कि ताड़ी ज्यादा पी जाने से सोते में ही उसके दिल की हरकत बंद हो गई होगी। किसी ने कुंदरम के बारे में कोई अफसोस न किया, क्योंकि उसने सारी बस्ती का नाक में दम कर रखा था। दादा रम्या बहुत खुश था कि उसकी बेटी का दुश्मन खत्म हो गया। मेरे लिए ये ऐसी ही बात थी जैसे मेरे रास्ते में केले का छिलका पड़ा था, जिसे मैंने अपने पांव से एक तरफ हटा दिया। 1 महीना गुजर गया, लेकिन मुझे कोई कामयाबी न हुई। अभी तक सोनिया के सिलसिले में मुझे मामूली सी कामयाबी भी नहीं हुई थी। इस दूर अफ्तादा खुफिया इसराइली कॉम्प्लेक्स में एक कुशादा स्टोर भी था, जहां से खाने पीने और रोजमर्रा इस्तेमाल की दूसरी अशिया मिल जाती थी। एक शाम बरसाम की यहूदी बीवी ने मुझे साथ लिया और स्टोर में सौदा सल्फ खरीदने आ गई, जहां उसकी मुलाकात एक यहूदी मेजर की बीवी से हुई। दोनों आपस में इब्रानी जबान में बातें करने लगी। वो बड़ी आज़ादी से एक दूसरे के खावदों के बारे में बातें कर रही थी, क्योंकि उन्हें यकीन था कि मैं उनकी जबान बिल्कुल नहीं जानता। वो अपने अपने खावदों को अय्याशी की दास्तानें बयान करके एक दूसरे से उनका सद्देबाब करने की तरकीबें पूछ रही थी। मेजर की यहूदी बीवी ने कहा, मैंने तो अपने खामद को अल्टीमेटम दे दिया है कि अब अगर तुम शराब पीकर जेल की तरफ गए तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगी। मेरे साहब की बीवी ने ताज्जुब से पूछा, तुम्हारा खामद शराब पीकर जेल किस लिए जाता है? मेजर की यहूदी बीवी ने नाक से कोड़कर कहा, वहां यरूशलेम की एक लीडर औरत उम्र कैद काट रही है, ये उससे मिलने जाता है। वो बड़ी बदमाश औरत है। मैंने सुना है कि एक बार जेल के वार्डन से मिलकर जहां से फरार होने की कोशिश भी कर चुकी है। बरसाम की बीवी बोली, बहन मेरा खामद शराब जरूर पीता है, मगर जेल वाली औरतों के पास नहीं जाता। हालांकि एक दिन वो किसी खूबसूरत नौजवान तैदी औरत का जिक्र भी कर रहा था, जो शायद कोई पाकिस्तानी है। यहूदी मेजर की बीवी बोली, मैं तो कहती हूँ हमें इस जेल की औरतों को मार डालना चाहिए। क्या करें, 6 माह के लिए तो हम जहाँ आते हैं, हमारे पीछे न जाने ये मर्द क्या क्या गुल खिलाते होंगे। यहूदी मेजर की बीवी का बच्चा उसे खींच रहा था।
वो खुदा हाफिज कहकर किचन वेयर वाले डिपार्टमेंट में चली गई। उस औरत की ज़बानी मुझे सिर्फ इतना ही मालूम हो सका था कि सोनिया उसी जजीरे की जेल में कैद थी। वो जिस पाकिस्तानी लड़की के बारे में बात कर रही थी वो सोनिया के सिवा और कोई नहीं हो सकती थी। बंगले पर आकर मैं किचन में दोपहर का खाना तैयार करने में लग गया। बरसाम की बीवी यानी मेरी मालिकन अपने कमरे में सोफे में धंसी सेब खाते हुए कोई इसराइली फैशन मैगजीन पढ़ने लगी। मैं उसे कॉफ़ी देने उसके एयर कंडीशनड कमरे में गया तो वो सोफे पर टांगे फैलाए रिसाला पढ़ रही थी। अध खाया सेब उसके बाएं हाथ में था। मैंने कॉफ़ी खामोशी से मेज पर रख दी। खिड़की का पर्दा हटा हुआ था और दिन की रोशनी अंदर आ रही थी। कमरे में ठंडक के साथ साथ बड़ी खुशगवार खुशबू फैली हुई थी। मैं जाने लगा तो यहूदी मालिकन ने आवाज दी, फाटिकर अलमारी से मेरा सिगरेट केस पकड़ा दो। मैंने सिल्वर का सिगरेट केस अलमारी से निकाल कर बेगम को दिया और उसके हाथ देख कर कहा, मैडम आपके हाथ की लकीरें बड़ी वंडरफुल हैं। इस किस्म की बातें औरतों की बड़ी कमजोरी होती हैं, चाहे वो किसी मुल्क से ही क्यों ना ताल्लुक रखती हों। ऐसा मैंने जानबूझकर किया था। उस भारी भरकम यहूदी औरत के फीके नीले डेले मुझे तकने लगे। बोली, क्या तुम हाथ का इल्म जानते हो? मैंने कहा, यस मैडम, मैंने एक इंडियन जोगी से ये थोड़ा थोड़ा सीखा था। यहूदी बेगम ने अपना हाथ मेरे आगे फैला दिया। तो फिर बताओ हमारी किस्मत में क्या लिखा है। मैंने बेगम का हाथ थाम लिया और उसके हाथों की आम किस्म की उलझी उलझी सी लकीरों को गौर से देखने लगा, जिनके खतूत और जावियों को मैं बिल्कुल नहीं समझता था, मगर मैं उन्हें इस तरह गौर से देख रहा था जैसे एक एक लकीर से वाकिफ हूँ। 2-3 बार मैंने सर को असबात में हिलाकर एक बार नफी में हिलाया तो बेगम बोली, कुछ मुझे भी बताओ मेरी किस्मत में क्या लिखा है। क्या हमारे यहाँ कोई औलाद नहीं होगी? मैं लकीरों पर झुक गया और मुस्कुराते हुए बोला, मैडम आपके यहाँ 2 लड़कों की पैदाइश लिखी है। यहूदी औरत खुशी से तकरीबन चिल्लाते हुए बोली, तुम मजाक तो नहीं कर रहा? मैंने कहा, नहीं मैडम, 2 खूबसूरत बच्चों को तो मैं आपकी हथेली में साफ साफ दिख रहा हूँ, मगर ये 3 बरस के बाद होंगे। वो मुंह लटकाए हुए बोली, फिर तो हम बूढ़ा हो गया होगा, बच्चा कैसे होगा? मैंने कहा, मैडम ये भगवान की देन है। मेरी बात लिख लें, आपके यहाँ अगले 3 साल में 2 बच्चे होंगे। हम भी जहाँ हैं आप भी जहाँ हैं, फिर हम आपसे बड़ा इनाम लेगा। यहूदी मैडम ने खुश होकर कहा, हम तुम्हें 50 रुपए इनाम देगा। और बताओ हमारी किस्मत में दौलत भी लिखा है। यहूदी लोगों को मैंने बहुत कंजूस पाया था। वो पाई पाई के लिए लंबी लंबी बहसें करते थे। दौलत से ज्यादा उन्हें शायद ही किसी शय से प्यार हो। चुनाचे जब मैंने उस यहूदी औरत को झूठ मूठ ये खुशखबरी दी कि अगले बरस उसकी लॉटरी निकल आएगी तो वो इतनी खुश हुई कि सोफे पर से उछलकर मेरे करीब तालीम पर आकर बैठ गई। मुझे मालूम था कि जहाँ हर यहूदी अफसर ने लॉटरी के टिकट खरीद रखे हैं जो हर साल तिल अबीब में निकला करती थी। उसने कहा, मैंने $10 लाख की लॉटरी के 7 टिकट खरीद रखे हैं। मेरी लॉटरी जरूर निकल आएगी ना? फिर से हाथ की लकीरें देखो। मैं जानता था कि वहां 2-1 माह से ज्यादा नहीं रह सकता था। कम से कम 1 बरस तक वहां रहने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। चुनाचे मैंने उसकी उभरी हुई हथेली की एक लकीर पर उंगली रख दी और कहा, मैडम ये है आपकी लॉटरी की लकीर, देखें कितनी साफ नजर आ रही है। मैडम का तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। मैं सोचने लगा कि अगर इत्तेफाक से उसकी $10 लाख की लॉटरी निकल आई तो उसका क्या हाल होगा। अब मैं अपने मतलब की तरफ आने लगा। मैंने उसके हाथ की लकीरों को इधर उधर से देखा, फिर दूसरे हाथ को देखने लगा। अब मैंने सर को फिक्रमंदाना अंदाज में नफी में हिलाया तो बोली, क्यों, क्या बात है फाटिकर, तुमको क्या नजर आता है हमारे हाथ में? मैंने कहा, मैडम अगर आप साहब को ना बताएं तो मैं अर्ज कर दूंगा। यहूदी औरत एकदम संजीदा हो गई। बोली, मैं जानती हूँ इंडियन लोग बड़े जबरदस्त किस्मत का हाल बताने वाले होते हैं। हम तुमसे वादा करते हैं कि तुम्हारे साहब को कुछ नहीं बताएंगे। तुम बोलो हमारे हाथ में क्या लिखा है। मैंने हाथ की लकीरों पर एक बार फिर नजरें जमा दी और कहा, मैडम आपके साहब बड़े अच्छे हैं, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, पर मैं देख रहा हूँ कि आपके साहब पर एक दूसरी औरत अपना साया डाल रही है। वो चौंक कर बोली, तुम ठीक कहते हो, मुझे पहले ही शक था, ये वही पाकिस्तानी लड़की है। फिर अपना हाथ मेरे आगे करके बेताबी से बोली, वो क्या कर रही है, मुझे जल्दी बताओ, वो मुझसे मेरे खामद को छीन तो नहीं लेगी। मेरा तीर ठीक टारगेट पर लगा था। मैंने कहा, मैडम ऐसी कोई बात तो नजर नहीं आती, लेकिन ये पाकिस्तानी औरत बड़ी चालाक लगती है। उसका सितारा जुहल है जो बड़ा मनहूस होता है। अगर आपने कोई उपाय न किया तो वो आपके खामद को अपनी तरफ रागिब करके आपको नुकसान पहुंचा सकती है। यहूदी औरत फिक्रमंद हो गई, कहने लगी, फाटिकर तुम ही बताओ मैं क्या करूँ, मेरी तो समझ में कुछ नहीं आता। ये औरत खुदा जाने कहाँ से पकड़कर यहाँ कैद में डाल दी गई है। मेरे खामद ने तो मुझे इतना ही बताया है कि ये कोई जासूस है। मुझे बताओ मैं अपने खामद को इस बदमाश औरत के असर से कैसे महफूज रख सकती हूँ। मैंने कहा, मैडम आप सिर्फ ये मालूम करें कि ये औरत जिस जगह कैद है वहाँ आसपास पानी का कोई होज तो नहीं है। अगर वहाँ कोई होज है तो मैं आपको एक तावीज़ लिख कर दूंगा
जो आप उस होज में डलवा दें। बस मेरा तावीज़ अपना काम शुरू कर देगा और ये औरत आपकी खामत का कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। मैडम बोली, ये कोई मुश्किल बात नहीं है, मैं आज ही तुम्हारे साहब से मालूम करती हूँ। मैंने जल्दी से कहा, लेकिन मैडम इस बात को राज में रखना बहुत जरूरी है। अगर किसी को जरा सा भी पता चल गया कि मैं आपकी खातिर कोई तावीज़ लिख रहा हूँ तो उस तावीज़ का असर जाता रहेगा, फिर आपको कोई फायदा नहीं पहुंचेगा, बल्कि मुमकिन है तावीज़ उल्टा काम शुरू कर दे और आपके हाथ से आपका साहब निकल जाए। वो जल्दी से उठकर सोफे पर बैठ गई और बोली, मैं किसी से इसका जिक्र तक नहीं करूंगी, तुम तावीज़ तैयार करना शुरू कर दो। वो उठकर कमरे में पेचोताब खाते हुए टहलने लगी। अब जरूरी था कि उसकी हद से बड़ी हुई बेचैनी को कम किया जाए।